चैनल पर तो लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैप्टर को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणियों में पोषण है वो किस प्रक्रिया द्वारा है वो होता है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी जो जितने भी जीव है या प्राणी है वो सभी क्या करते हैं, भोजन किसी भी प्रकार से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। यानी प्राणियों के पोषण में का मतलब क्या है कि पोषक तत्वों की पूर्ण रूप से आवश्यकता, आहार का अंतःग्रहण और शरीर में इसके उपयोग की जो पूर्ण विधि है उसे ही क्या कहते हैं, प्राणियों में पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पाचन किस प्रकार से होता है। पाचन किस प्रकार से, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस विखंडन की प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी जटिल खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों में क्या हो जाना, परिवर्तित हो जाना या टूट जाना विखंडन कहलाता है। यानी किसी चीज का टूटना ही क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है या खंडन कहलाता है। और इस प्रक्रम को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। यानी भोजन के जो ग्रहण करने की जो क्रिया विधि है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं अन्य कुछ जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप शिकार को समूचा निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। यानी जितने भी जीव हैं धरती पे वो सभी क्या करते हैं, अलग अलग तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी है और जो मरमर पक्षी है वो क्या करते हैं, जो फूल होते हैं उनसे उनसे क्या करते हैं, मकरंद को चूसते हैं। वहीं बात करें मनुष्य और जो अन्य जंतु है जो क्या करते हैं, शिशु है वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जो जीव है वो क्या करते हैं, समूचा है जो शिकार को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और कुछ जलीय प्राणी है वो क्या करते हैं, अपने आसपास के जो तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं उनको छानते हैं और फिर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं स्टारफिश, जो हमने नोट लगा कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। स्टारफिश क्या है, स्टारफिश को एक तारा मछली बोलते हैं। स्टार की तरह की होती है ये, स्टार की तरह की होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टारफिश भी बोलते हैं, जिसका अन्य नाम क्या है, तारा मछली। ठीक है, स्टारफिश के कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। और जो स्टारफिश जो मछली है वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की जो जिससे बनी हुई कठोर त्वचा होती है या कवच होता है, उन जंतुओं को क्या करती है, आहार बनाती है, उन्हें खाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालकर जंतु के कोमल भागों को खाती है। यानी ये क्या करती है कि कवच खोलने के बाद, यानी जो जीव उसने आहार के लिए पकड़ा है उसको क्या करती है, उसको कवच को खोलने के बाद उससे अपने मुख में, यानी मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। यानी वो क्या करती है, स्टारफिश मछली है वो क्या करती है, अपने मुख से क्या करती है, आमाशय को बाहर निकालती है और कवच खोलने के बाद जंतु के कोमल जो भाग होते हैं उनको क्या करती है, खाती है। फिर अमाशय वापस अंदर चला जाता है, यानी मुख के अंदर वापस क्या हो जाता है, अमाशय वो चला जाता है, आहार धीरे धीरे पचता जाता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टारफिश जो मछली है उसके आहार की क्रियाविधि है। आगे बात करते हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन, तो देख सी ये मानव का चित्र है, मानव शरीर के जो चित्र है वो है। इसमें ये जो जबड़ा वाला भाग है ये मुख गुहिका लाला ग्रंथि मुख के अंदर बनती है। ग्रीशिका ये नली जो है इसे क्या बोलते हैं, ग्रीशिका बोलते हैं। और ये पेट वाला भाग है, इसे पित्ताशय बोलते हैं। ये यकृत वाला भाग है, ये अमाशय है। और ये अग्नाशय है। ये क्षुद्रांत है यानी छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है।
ये मलाशय वाला भाग है और ये गुदा द्वार है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए यानी जो प्राणी है या जीव है, मनुष्य में क्या है, वो पाचन की जिस प्रकार की क्रिया विधि है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मनुष्य में भोजन का ग्रहण का जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से है। मनुष्य में पाचन के लिए भोजन एक नली से होकर निकलता है जिसे आहार नाल कहते हैं। यानी मनुष्य में क्या होता है कि भोजन को जब हम करते हैं, भोजन जो खाते हैं तो एक नली से होकर क्या करता है, निकल जाता है। जिस उस पूरी नली को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इस आहार नाल की जो नली है इसे विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नलिका या इसे ग्रीसिका बोलते हैं, अमाशय, क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत भी बोलते हैं, बृहदांत जिसे बड़ी आंत बोलते हैं, मल द्वार या गुदद्वार जिसके द्वारा भोजन है वो वापस निकल जाता है। आगे बात करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन विक्रमिक रूप से होता जाता है। जिस जिस प्रकार से भोजन विभिन्न भागों तक गुजरता है या भागों तक पहुंचता है तो जो शरीर के अंदर जो घटक होते हैं वो उनका कर्मिक रूप से क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहारनाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। जितनी भी लाला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि ये क्या करती है, पाचक रस को क्या करती है, स्रावित करती है और जो हमने भोजन किया है उसे क्या कर देती है, जटिल पदार्थों से सरल खाद्य पदार्थों में बदल देती है। आहारनाल व संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और जो आहारनाल और जो जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण है वो करती है। आगे बात करते हैं। पहला हमारा जो आहारनाल का जो पहला पॉइंट है वो है मुख या मुख्य गुहिका। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। यानी भोजन का जो अंतःग्रहण, भोजन को अंदर लेने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, मुख के द्वारा की जाती है, मुंह के द्वारा की जाती है। और भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो पूरी क्रिया विधि है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दांत भोजन को चबाने तथा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं। दांतों को उनके आकार तथा कार्यों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। यानी जो दांत है वो क्या करते हैं, दांत का कार्य क्या होता है, इनको छोटे छोटे जो भोजन हमने चबाया है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में पीसने का काम करते हैं और फिर वो क्या कर देते हैं, ग्रसिका में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्य और जो आकार है उसके आधार पर विभिन्न प्रकार से विभिन्न भागों में बांटा गया दांतों को। तो पहला हमारा पॉइंट है वो कृंतक, जिन्हें काटने वाले दांत बोलते हैं। दूसरा है रदनक, जिसे चीरने और फाड़ने का काम होता है। और तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक, जिसे चबाने और पीसने वाले दांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, आगे बात करते हैं लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या होती है? मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथि होती है जिनसे लाला रस स्रावित होता है। मनुष्य के जो मुख होता है उसके अंदर 3 जोड़ी यानी 6 लाला ग्रंथि होती है जिनसे लाला रस है वो क्या होता है, स्रावित होता है। लाला रस चावल के जो मंड होता है उसे क्या किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। यानी मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है, जो जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं जीभ। जीभ का क्या कार्य है? जीभ मुख में उपस्थित मांसल संरचना है जो आगे से स्वतंत्र होती है। यह बोलने के लिए उपयोगी होती है तथा भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है एवं निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे भोजन के स्वाद का पता चलता है। ये जीभ है वो क्या है कि मांसल संरचना है जो आगे से क्या होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसी के द्वारा हमें लाला जो रस है वो स्रावित होता है और इसमें एक लार होती है जिसके द्वारा भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है। जीभ पर, इसके अलावा जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनसे हमें भोजन का जो स्वाद है उसका पता चलता है। ठीक है दोस्तों, और ये बोलने के लिए भी उपयोगी होती है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है आहारनाल का वो है ग्रसिका या इसे ही क्या बोलते हैं, भोजन नली। ठीक है, निगला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। यह गले एवं वक्ष से होती
हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। जो हमने भोजन चबाने के बाद जो भोजन को निगला है वो भोजन कहाँ चला जाता है, फिर ग्रसिका नली में चला जाता है। और यह गले एवं वक्ष से होती हुई, और जो ये ग्रसिका है वो गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन है वो क्या होता है, नीचे की ओर सरकता जाता है। आगे बात करते हैं, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यानी आमाशय की जो भित्ति है वो क्या होती है, मोटी होती है, और इसकी जो संरचना है वो एक थैलीनुमा होती है। यह संरचना है चपटी तथा यू आकृति की होती है तथा आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है। यानी यही आमाशय है वो आहारनाल का सबसे चौड़ा वाला भाग है। और एक ओर से ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म यानी जो जो एक भाग तो क्या होता है, ग्रसिका से खाद्य पदार्थ करता है, और दूसरा जो भाग है वो किसमें खुलता है, छोटी आंत या क्षुद्रांत में है वो खुलता है। और अमाशय का जो आंतरिक सतह होती है, अमाशय की जो आंतरिक सतह होती है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इसे HCl भी बोलते हैं तथा पाचक रस स्रावित करता है। यानी जो आंतरिक सतह होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस है वो क्या करती है, स्रावित करती है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, जो ऐसे जीवाणु जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट करता है, जो भोजन के साथ पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और यह करता है माध्यम को अम्लीय रूप प्रदान करता है तथा पाचक रसों की क्रिया में मदद भी करता है। पाचक रस या जठर रस, पाचक रस को क्या बोलते हैं, जठर रस भी बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। यानी जो पाचक रस या जठर रस है वो क्या करता है, जो प्रोटीन खाद्य पदार्थ है, जो प्रोटीन है उसे क्या कर देता है, पोषक तत्व है उसे क्या कर देता है, सरल पदार्थों में विखंडित या विघटित कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्षुद्रांत या क्षुद्रांत या छोटी आंत। क्षुद्रांत या इसे याद किस तरह को, क्षुद्रांत में क्या होता है, नाम छोटा है तो छोटी आंत, और वृद्धांत में क्या होता है, नाम बड़ा है तो बड़ी आंत। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो बात करते हैं क्षुद्रांत या छोटी आंत के बारे में। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यानी जो क्षुद्रांत या छोटी आंत है वो क्या है, कितनी लंबी है, 7.5 मीटर लंबी क्या है, कुंडली नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। और ये क्या करती है, स्राव प्राप्त करती है, किससे, यकृत और अग्नाशय से। इसकी भित्ति भी क्या होती है, कुछ रस है वो स्रावित करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसी का पॉइंट है वो क्या है, यकृत। तो बात करते हैं यकृत के बारे में। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत है वो किस प्रकार की ग्रंथि है, गहरे और लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यकृत है वो क्या है, गहरे रंग किस प्रकार का है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर है उसके ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर आपको कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि। यह पित्त रस स्रावित करती है। वो यकृत ग्रंथि है वो किस प्रकार का रस स्रावित करती है, पित्त रस, जो एक थैली में संग्रहित होता है। और ये जो पित्त रस है वो कहाँ पर संग्रहित होता है, एक थैलीनुमा संरचना है उसमें संग्रहित या इकट्ठा रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। और इस जो थैलीनुमा संरचना है इसमें जो पित्त रस स्रावित रहता है, इस थैलीनुमा संरचना को पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पित्तरस होता है, जो पित्ताशय में उपस्थित पित्तरस होता है वो क्या करता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अग्नाशय। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। यानी अग्नाशय का रंग किस प्रकार का है, हल्के पीले रंग का, और ये भी बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। और यह अमाशय है कि जो संरचना है उसके ठीक नीचे की ओर क्या होती है, अग्नाशय होती है। अग्नाशय रस
हाई कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। और जो अग्नाशय रस होता है, जो अग्नाशय में पाया जाता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो और जो प्रोटीन जो पोषक तत्व है उनके साथ क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। और उनको अग्नाशय रस है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को इनके जो सरल रूप होते हैं उनमें बदल देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत या छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। और इसके बाद जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, क्षुद्रांत के जो नीचे का भाग होता है वहां पर पहुंच जाता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। और जो आंत रस होता है वो क्या कर देता है, पाचन की क्रिया को क्या कर लेता है, पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट तो किस में बदल जाते हैं, शर्करा में। वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, शर्करा को भी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। और वसा है वो वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। और प्रोटीन है वो किसमें, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आ रही बात समझे, वसा किसमें, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किसमें, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नोट लगा के रखा है हमने। श्वास नली एवं ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग एक होता है। जब भोजन निगलते हैं तो श्वास नली को एक मांसल संरचना ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी की ओर धकेल देती है। कभी कभी कारणवश भोजन श्वास नली में चला जाता है, जो घुटन व खांसी का कारण बनता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि भोजन जब ग्रहण करते हैं तो हमें क्या होती है, अचानक से वोमिटिंग होती है, या फिर जो श्वास नली में जब भोजन जाता है तो घुटन सी महसूस होती है और खांसी आती है। तो ये क्या कारण होता है कि जो श्वास नली है वो एक मांसल संरचना क्या करती है, खाना खाने के बाद एक संरचना है मांसल संरचना, वो ढक लेती है और भोजन की को ग्रसनी की ओर ढकेल देती है। जिसके कारण क्या होता है कि श्वास नली में भोजन चला जाता है और श्वास नली में भोजन जाने के कारण हमें घुटन व खांसी महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत में अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है। क्षुद्रांत में अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में उंगली के विसंरचना, जिन्हें दीर्घद्रोम अथवा रसांकुर कहते हैं, में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होती है। और जो क्षुद्रांत है उसमें अवशोषण किसका, भोजन का। और जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ पर आता है, छोटी आंत या क्षुद्रांत में आता है। और क्षुद्रांत में जो उंगली के समान उभरी हुई संरचना है, जिन्हें हम दीर्घद्रोम या रसांकुर बोलते हैं, उनके में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं समांगीकरण। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, समांगीकरण। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। और जो अवशोषित, जो हमने छोटी आंत में क्या हुआ है, भोजन का अवशोषण हुआ है, उस अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण या एक जगह से दूसरी जगह, स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। और अवशोषित जो पदार्थ हैं उनका जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा विभिन्न भागों के तक किया जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। और जहां इनका उपयोग है वह किस तरह किया जाता है, जटिल पदार्थों को बनाने में। क्या इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, समांगीकरण कहते हैं। यानी जटिल पदार्थों को बनाने की क्रिया विधि या इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, समांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। और कोशिकाओं में जो उपस्थित जो ग्लूकोज होता है, जिसे C6H12O6 बोलते हैं, इसका विघटन किस में हो जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से CO2 और H2O में हो जाता है। और ऊर्जा क्या होती है, साथ मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता था, अवशोषण नहीं होता, वृद्धांत में भेज दिया जाता है। यानी जिस भोजन का क्या नहीं हो पाता, अवशोषण वो नहीं हो पाता, उसे कहाँ भेज दिया जाता है, वृद्धांत में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। से भेज दिया जाता है, वृद्धांत में भेज दिया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वृद्धांत या बड़ी आंत। वृद्धांत या बड़ी आंत, वृद्धांत को बड़ी आंत भी बोलते हैं। वृद्धांत क्षुद्रांत या छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है।
बृहदान्त है वो क्या होती है, क्षुद्रांत होती है, उसकी अपेक्षा थोड़ी एवं मोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। और जो बृहदान्त है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। और इसका जो मुख्य कार्य है बृहदान्त का वो क्या है, जल एवं जो कुछ लवण होते हैं उनका अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। और जो बचा हुआ जो अपचित जो पदार्थ है वो क्या कहाँ चला जाता है, मलाशय के जो भाग है उसमें चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में वहां पर रहता है। समय समय पर गुदा द्वार द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। यानी जो अपचित जो पदार्थ है या जो पदार्थ है जो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है वो धीरे धीरे समय समय पर क्या करता है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कि जो घास खाने वाले जंतु है उनमें है वो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, चौपायों को रूमिनेंट कहते हैं, यानी चार जिनके पैर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो चार पैर वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि इनका आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। प्रथम भाग यानी इनका जो आमाशय है वो कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों में, इसीलिए चौपायों इन चौपायों को क्या बोलते हैं, चार पैर वाले जंतुओं को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। प्रथम भाग क्या कहलाता है, रूमेन कहलाता है, से प्रथम आमाशय कहा जाता है। इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। जो प्रथम भाग जो रुमेन होता है, जो प्रथम अमाशय होता है, वहां पर भोजन का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। जुगाल को ये क्या कहते हैं, कड कहते हैं। और इसी जो प्रथम भाग या जो रुमेन है वहां पर क्या होता है, जुगाल होती है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है, और परंतु बाद में इन्हें क्या कर लेता है, जुगाल करता रहता है और इन्हें धीरे धीरे क्या करता है, पिंडकों के रूप में, छोटे छोटे भागों के रूप में मुख में बार बार लाता है, जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। यानी जो भोजन को बार बार क्या करना, जुगाल करना, या बार बार इन पिंडकों को क्या करना, मुख में लाना और जुगाली करना क्या कहलाता है, रोमंथन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। और जो जितने भी जीव है जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उन्हें रूमिनेंट अथवा रोमंथी जीव है वो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यानी सेलुलोज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और घास में सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, प्रचुर होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। यानी बहुत से ऐसे जीव जो क्या करते हैं, मानव है वो क्या कर नहीं पाते, सेलुलोज का पाचन ही नहीं कर पाते। परंतु रूमिनेंट में क्षुद्रांत तथा बृहदान्त के बीच एक थैलेनोमा बड़ी संरचना होती है। ये जो रूमिनेंट जो जीव होते हैं उनमें क्या है, क्षुद्रांत इन छोटी आंत और बड़ी आंत है, उनके बीच एक थैलेनोमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाले कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी जो क्षुद्रांत और जो रूमिनेट जो जीव होते हैं उनमें क्षुद्रांत और जो बृहदान्त होती है उनके बीच एक थैलेनोमा बड़ी संरचना होती है। उसी बड़ी संरचना को क्या बोला जाता है, अंधनाल बोला जाता है। यहाँ पर सेलुलोज का पाचन किया जाता है, लेकिन मनुष्य में आहार नाल में यह अनुपस्थित होते हैं। जो जीवाणु है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। आगे बात करते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन कि अमीबा में संभरण किस प्रकार से होता है और पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली तथा एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक खाद्य धानियां होती है। यानी अमीबा की जो संरचना है उसमें अमीबा की जो की कोशिका में एक क्या होता है, अमीबा की कोशिका है उसमें एक क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, एक गोल सघन बीच में केंद्रक पाया जाता है, साथ ही कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान खाद्य धानियां पाई जाती है। इनमें उंगली के समान पर्वत निकले होते हैं। और जो अमीबा की जो संरचना है उसमें क्या होते हैं कि उंगली जैसे पर्वत है वो बाहर निकले होते हैं, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, पादाबे कहते हैं। यह
भोजन पकड़ने तथा गति करने के लिए आवश्यक होते हैं। और जो अमीबा में जो पादाप पाए जाते हैं, उंगली के समान जो पर्वत निकले जाते हैं, जिन्हें हम पादाप कहते हैं, उसके द्वारा भोजन को पकड़ने और गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। अमीबा की खाद्य नाली में ही भोजन का पाचन होता है, और जो अमीबा की जो खाद्य नाली है उसमें के भोजन का पाचन होता है, तथा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य नाली द्वारा ही शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और अपशिष्ट जो भोजन होता है, जो मल, जिसे मल बोलते हैं, वो क्या होता है, खाद्य नाली द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है और पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया जाता है अमीबा के द्वारा। तो अगर आपको चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अगली वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।